नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आर एस बाबा पर। दोस्तों, सरकारी स्कूलें आज हादसों का केंद्र बन चुकी हैं। मासूमों की मौत हो रही है। एमपी एमएलए अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं। यहां तक कि ये भी कह रहे हैं कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमने इसके आदेश दिए थे कि जल्द से जल्द सरकारी स्कूलों के अंदर ढांचा जो है उसको दुरुस्त किया जाए, लेकिन प्रशासन इसके लिए ठीक नहीं था। आज फिर से एक हादसा और देखने को मिला है। रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा, झालावाड़ के अंदर 7 बच्चों की मौत हुई थी। अब वापस से जैसलमेर के अंदर एक और स्कूल के अंदर हादसा हुआ है, जहां पर जर्जर दीवार गिरने से एक मासूम की मौत हो चुकी है। वो मासूम तो केवल अपने बहन को लेने के लिए वहां पर आया था। ये जो मासूम था, मतलब अरबाज खान इस छोटे से बच्चे का नाम था, ये अपनी बहन को लेने के लिए उस सरकारी स्कूल के बाहर खड़ा था। ये मासूम अपने पिता को गवा चुका है कोरोना के अंदर, और अपने परिवार के अंदर ये 4 बच्चे हैं, और 4 बच्चों के अंदर सबसे छोटा बच्चा यही था, अरबाज। अब वो अपनी बहन को लेने के लिए बाहर खड़ा था, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि वो जो दीवार है वो गिर जाएगी और उसके नीचे दबकर इसकी मौत हो जाएगी। यहां तक कि वहां पर जो एमपी है, सांसद हैं, मिनिस्टर हैं या फिर एमएलए हैं, वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। इससे पहले झालावाड़ की घटना मैंने आप लोगों को बताई थी कि झालावाड़ के अंदर 7 बच्चों की मौत होती है। आज उसके बारे में भी हम लोग फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को लेने वाले हैं। आज आप लोगों को वाकई में ऐसी फैक्ट्स मैं आप लोगों को बताऊंगा जिनको सुनकर आप लोगों को लगेगा कि यार सरकारी स्कूलों के पास में पैसा बहुत आता है। उसकी झलक मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। एक सरकारी स्कूल के अंदर एक बच्चे के ऊपर सालाना 25,793 रुपए खर्च किए जाते हैं ताकि वो बच्चा अपनी पूरे साल की एजुकेशन ले सके। लेकिन आप लोग सोचकर ये बताइए कि जो 25,000 रुपए एक बच्चे के ऊपर हर साल खर्च हो रहे हैं वो किसकी जेब में जा रहे हैं। ये एक सोचनीय विषय है। अगर आज किसी देश की जीडीपी को अगर हम लोग काउंट करें तो 2 लाख करोड़ रुपए उसकी जीडीपी होगी। इतना पैसा आज सरकारी स्कूलों के लिए अलग से बजट में जो है आवंटन किया जाता है। तो बड़ा चिंतनीय विषय है। आज राजस्थान के अंदर जो स्कूलों की पोल खुल रही है वो खास तौर पर स्कूलों की नहीं, वहां पर काम करने वाले नेताओं की भी पोल खुल रही है। हम लोग बड़ा विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले आप लोग देखिए, आफ्टर झालावाड़ ट्रेजेडी, झालावाड़ के अंदर जो ट्रेजेडी हुई उसके बाद में जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो अपनी तरफ से एक मैंडेटरी एक ऑडिट जारी करती है कि जितनी भी स्कूलें हैं वहां पर ये चेकअप किया जाए कि आखिरकार कितने स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे है जो कि हार्म कर सकता है, मतलब नुकसान पहुंचा सकता है विद्यार्थियों को। आप देखिए कि आज इंडिया के तमाम न्यूज़पेपर पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर राजस्थान के लिए लिखते हैं कि क्रम्बलिंग क्लासरूम्स, इंडियाज पब्लिक स्कूल्स हैव बिकम डेथ ट्रैप फॉर चिल्ड्रंस। मतलब जो सरकारी स्कूल्स हैं वो डेथ ट्रैप बन चुके हैं, मतलब वहां पर जाने से बच्चों की मौत हो सकती है। आज सरकारी स्कूलों की ये हालत बन चुकी है। हम लोग बात करेंगे एक रिपोर्ट के बारे में जो कि हाल ही में यूडीआईएसई के द्वारा जारी की गई थी, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। मतलब ये जो डिपार्टमेंट है वो रिपोर्ट जारी करता है, हर साल जारी करता है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। इसी की एक रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे और बड़ा विस्तार से बात करेंगे कि आखिरकार सरकारी स्कूलों की हालत क्या है। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे भारत के अंदर जो टोटल स्कूल है वो लगभग 14,72,000 है, जिनमें से गवर्नमेंट स्कूल हैं 10,18,000। कुल जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनकी संख्या है 24,80,00,000 विद्यार्थी। आप लोग सोच सकते हैं कि कितने विद्यार्थियों में स्कूलों में पढ़ रहे हैं 14 लाख स्कूल्स के अंदर, जहां पर टीचर्स काम कर रहे हैं 98 लाख। 14 लाख स्कूल हैं, 98 लाख, लगभग 1 करोड़ टीचर्स वहां पर काम कर रहे हैं। लेकिन वो कर क्या रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। 1 करोड़ स्टूडेंट और 14 लाख स्कूल्स हैं, मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि 10 लाख स्कूल्स के अंदर 1 करोड़ टीचर्स हैं। 24 करोड़ स्टूडेंट्स के लिए 98 लाख जो टीचर्स हैं वो काम कर रहे हैं। मतलब हम लोग मोटा मोटी देख सकते हैं कि हर 3 विद्यार्थी के ऊपर एक टीचर जो है तैनात है। मतलब इतना डेंस तरीके से टीचर्स की तैनाती वहां पर की गई है। तो आज स्कूलों की जो जर्जर हालत है उसको लेकर आज यानी कि खुद जो माता पिता हैं इस चीज को सोच रहे हैं कि हम लोग हमारे विद्यार्थियों का, अपने बच्चों का जो है वो एडमिशन सरकारी स्कूल में करवाएं कि नहीं करवाएं। आप लोगों की कमेंट की जो है इसमें दरकार है, क्योंकि मैं खुद ये चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर जो नेतागण हैं उन पर कुछ कार्रवाई की जाए। लेकिन ये तब तक पॉसिबल नहीं हो पाएगा जब तक कि राजस्थान के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर इस न्यूज को ना यानी कि स्प्रेड ना कर दिया जाए। हर व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि राजस्थान के स्कूलों की क्या हालत है, और जब तक इनसे इस्तीफा मांग नहीं लिया जाता तब तक जो है हम लोग शांत नहीं बैठने वाले हैं। चलिए बात करते हैं। जैसलमेर के अंदर
एक गांव है जहां पर सरकारी स्कूल की ये जो दीवार आप लोग देख रहे हैं और बाहर कुछ लोग खड़े हैं, इसी दीवार का एक गेट जो है यहां पर बना हुआ है। मैं आगे आप लोग को दिखाने वाला हूं। इसी दीवार के गिरने से इस बच्चे की जो है मौत होती है। ये बच्चा ज्यादा बड़ा नहीं है, महज और महज 7 साल का ये बच्चा है। जैसे ही बच्चे की मौत होती है वहां पर मीडिया आता है और मीडिया उस बच्चे के मामे से, यानी कि जो मामा है उनका, ठीक है, उनसे प्रश्न पूछता है कि आपके जो भांजे की इसमें मौत हुई है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। जैसे ही कुछ बोलना शुरू करते हैं तो सदमे के अंदर होते हुए ये वहां पर बेहोश हो जाते हैं और वहां पर लोग जो है इनको संभालते हैं। मतलब परिजन जो है उनकी ये हालत हो जाती है, लेकिन प्रशासन, खासतौर पर जो नेता हैं, उनके जो है कान पर जू नहीं रेंगती है। ये वो गेट है। आप लोग बड़ा ध्यान से देखिए कि बाहर जो है अभी तो बहुत सारा यहां पर भीड़ लगी हुई है, लेकिन ये जो स्कूल का गेट आप लोगों को बड़ा भव्य गेट दिखाई दे रहा है जो कि बड़े बड़े पत्थरों से निर्मित है। इसी गेट की एक टूटी हुई दीवार, एक पिलर जो है आप लोगों को दिखाई दे रहा है। इस दीवार पर, यानी कि ये जो पिलर है, दोनों के बीच में गेट भी लगा हुआ था और यही पिलर गिरने से एक बच्चे की मौत हो जाती है। लेकिन साथ ही के अंदर हमको एक शिक्षक जो है उनकी भी बड़ी तारीफ करनी पड़ेगी। जैसे ही पत्थर यहां से गिरता है, पत्थर के गिरते वक्त वो जो शिक्षक है वो भागता हुआ आता है और उस पत्थर को अपने ऊपर लेने की कोशिश करता है। इस दौरान उसके सिर पर चोट आती है और सिर पर चोट आने के कारण उसके सिर में टांके आते हैं, पैर और हाथ जो है वो फ्रैक्चर हो जाता है। एक्चुअली में यही वो गेट है। इस गेट के बाहर एक मासूम जो है वो अपनी बहन को लेने के लिए आता है। उसकी जो स्कूल थी, जिस बच्चे की मौत हुई है अरबाज खान की, उसकी जो स्कूल थी वो यहां से 100 मीटर ही दूर थी, जबकि इसकी जो बहन थी, दोनों बहनें वो गर्ल्स स्कूल में पढ़ा करती हैं। और जब अपनी छुट्टी होने के बाद दोपहर में 1 बजे वो अपनी बहनों को लेने के लिए स्कूल के गेट के बाहर खड़ा था, अचानक से पत्थर जो है वो गिरना शुरू होते हैं और वो पूरी की पूरी दीवार और गेट गिरकर इस बच्चे के ऊपर गिर जाते हैं, जिसमें दबने से उस बच्चे की मौत हो जाती है। यही नहीं, वहां पर एक 7 साल की मासूम प्रिया भी वहां पर खड़ी थी जो कि अपने पिता का इंतजार कर रही थी। वो भी जो है इसकी चपेट में आती है, लेकिन वो घायल होती है, उसकी मौत नहीं हुई है। ठीक है, तो लोग जो है वो बाहर जो है वो काफी, यानी कि हुजूम लगा हुआ है। लोगों ने वहां पर धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया कि आखिरकार प्रशासन इसकी जिम्मेदारी जो है वो कब लेगा। यहां तक कि वहां पर कलेक्टर जो है वो निरीक्षण के लिए आते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। इन कलेक्टर साहब से या फिर वहां पर जो एमएलए हैं, एमपी हैं, उनसे ये पूछा जाए कि कल को क्या आप अपने बच्चों को इन्हीं सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहेंगे, तो ये साफ तौर पर इनकार ये कर देंगे कि हम लोग अपनी नौकरी को छोड़ देंगे लेकिन अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे। इसका एक प्रैक्टिकल जो है वो मैंने खुद नहीं किया। हमारे एक जानकार अफसर हैं, मैंने उनको ऐसे ही बातचीत के अंदर पूछा कि यार मान लीजिए कि कल को ये रूल आता है सभी सरकारी अफसरों के लिए कि सरकारी अफसर को अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना है, तो क्या आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे? उनका जवाब सुनकर आप बड़ा आश्चर्य करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं अपनी नौकरी को छोड़ दूंगा लेकिन अपने बच्चों का भविष्य खराब नहीं करूंगा। ये सबसे बड़ा आज कटाक्ष है इन नेताओं के ऊपर, जो कि आज देखिए किस तरीके से सरकारी स्कूलों की यह हालत बन चुकी है और नेताओं के ऊपर सीधा यह प्रहार है कि आपका ही कर्मचारी आपके ही स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। चलिए, इसके बाद में ये जो अरबाज है इसकी मौत होती है और प्रिया जो है ये इसके अंदर घायल हो जाती है। सबसे पहले बात करते हैं वहां के सांसद की। सांसद जो है वो है उम्मेदाराम बेनीवाल, जिन्होंने जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर दिया और वो अपना पल्ला झाड़ते हैं प्रशासन के ऊपर। देखते हैं क्या कहते हैं। संसदीय क्षेत्र जैसलमेर जिले के पूनम नगर गांव में, मतलब ये जो घटना हुई है वो पूनम नगर के अंदर हुई है, जहां पर एक सरकारी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है, जहां पर जर्जर प्रवेश के द्वार के गिरने से 9 वर्षीय अरबाज खान की दर्दनाक मृत्यु गंभीर और दुखद घटना है। ठीक है, मतलब ये अपना दुख जाहिर कर रहे हैं, जो सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति और प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करता है। बिल्कुल प्रशासनिक उजागर जो है वो उसकी लापरवाही को उजागर करता है, लेकिन इसमें आपने ये नहीं लिखा कि इसके अंदर कहीं ना कहीं राजनीतिक लापरवाही भी हुई है। लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी किसको दे रहे हैं? प्रशासनिक लापरवाही को दे रहे हैं कि भाई उनकी ये गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। यह अरबाज की मृत्यु एक हादसा नहीं है बल्कि प्रशासनिक लापरवाही और सिस्टम की विफलता का परिणाम है। मतलब ये कह रहे हैं कि प्रशासन की लापरवाही है और सिस्टम फेलियर इसके अंदर हुआ है। आप मुझे बताइए, नेताजी लीडर किसको कहते हैं? लीडर उसको कहते हैं कि अगर टीम के किसी मेंबर ने कोई गलती कर दी है तो लीडर उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है, उसको लीडर कहा जाता है। आज जो नेता हैं जो कि बिल्कुल अपनी नीति के ऊपर नहीं है, मतलब नेता ही वो होता है जो कि नीति पर नहीं हो, असल मायने तो यही हो चुके हैं। तो नेता वो होता है, मतलब लीडर जो वो होता है वो जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेता है। इनको ये लिखना चाहिए था कि आज जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार मैं हूं,
हमारा प्रशासन है, हमारा राजनीतिक ढांचा है? नहीं, लेकिन ये नहीं लिखेंगे क्योंकि इनको अपनी कुर्सी प्यारी है। साथ ही में और भी लिखते हैं कि झालावाड़ की त्रासदी, आपको पता है झालावाड़ के अंदर घटना हुई कि त्रासदी में 7 बच्चों की मौत हुई। घटना से सबक न लेना अरबाज की मौत की इसी लापरवाही का नतीजा है। मतलब ये कह रहे हैं कि प्रशासन ने उससे भी कुछ नहीं सीखा, वो भी उनकी लापरवाही थी। यह सिर्फ एक हादसा नहीं है, गैर जिम्मेदाराना अधिकारियों के असंवेदनशील सिस्टम के द्वारा की गई है। ये जो अधिकारियों की आप लोग बात कर रहे हैं वो तनख्वाह के ऊपर काम करते हैं। और आप अगर इंडियन पॉलिटी को पढ़ेंगे, भारतीय संविधान को पढ़ेंगे, तो वहां पर 3 मेन स्ट्रक्चर हमारे पास में होते हैं। एक तो होता है व्यवस्थापिका, एक होता है कार्यपालिका और एक होती है न्यायपालिका। तो यहां पर न्यायपालिका कार्यवाही बाद में आएगी, हम लोग व्यवस्थापिका और अगर कार्यपालिका की बात करें तो व्यवस्थापिका के अंदर एमपीज और एमएलए शामिल होते हैं ताकि वो कानून बना सके और वो कानून लागू होता है कार्यपालिका के द्वारा। तो ये जो अधिकारी हैं ये तो कार्यपालिका जो है उसका हिस्सा है और ये आपके द्वारा बनाए गए कानूनों के द्वारा शासित होते हैं। तो आप जैसा कानून बनाएंगे वैसा तो काम करेंगे। या फिर ये भी कह सकते हैं कि आपने जो आदेश दिया है, मतलब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या एमएलए है वो जो निर्देश देंगे उसका काम तो कार्यपालिका करेगी, मतलब अधिकारी करेंगे। तो आप अपनी जिम्मेदारी से इस तरीके से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, ठीक है। तो बात यह है कि व्यवस्थापिका का हिस्सा आप है, आपके निर्देश से ये सब कुछ हुआ है। मैंने कई बार दिशा और जिला परिषद जिला परिषद की बैठकों में प्रशासनिक अधिकारियों को जर्जर स्कूल भवनों में के मरम्मत और स्कूल परिसर के गुजर रही विद्युत लाइनों की शिफ्टिंग को लेकर निर्देशित कर हादसे होने वाले को चेताया था, लेकिन प्रशासन अभी तक भी गंभीर नहीं था। मतलब आपको ये पता तो था कि स्कूलों के अंदर ये हालत हो रही है, आप प्रशासन को कह तो रहे हैं लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं, तो इसमें आपका फॉल्ट है। आप व्यवस्थापिका के हिस्से हैं, आपका काम है कानून को लागू करवाना। मतलब जो कानून आपने बनाया है उसको सौंप देना कार्यपालिका को और कार्यपालिका उसी अनुसार काम करती है। जब आपने निर्देश दे दिया कि वहां पर विद्युत लाइनें शिफ्ट होनी चाहिए और जर्जर स्कूलों की मरम्मत होनी चाहिए और आपका कहना नहीं माना जा रहा है, तो आप किस प्रकार के लीडर हैं? आपको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर आपको यह लगता है कि आपका कहना कोई नहीं मान रहा है तो आपको फिर गलत चुनाव किया गया है, आप उस पद पर गलत बैठे हैं, इसलिए नैतिकता के नाते आपको उस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए तत्काल रूप से। और इसी बात का समर्थन आज जो सुनने वाले हैं वो आज कमेंट सेक्शन में इसी बात का समर्थन करने वाले हैं, ठीक है। प्रशासन द्वारा समय पर कार्रवाई न करना गहरी चिंता का विषय है। स्कूल की प्रिंसिपल सुमन बाला, अब आते हैं हम लोग प्रिंसिपल के ऊपर। ये तो रही राजनीतिक जो व्यक्ति थे उनकी बात। अब हम लोग करते हैं वहां की प्रिंसिपल का क्या कहना है। ये भी अपने आप में धुरंधर निकली। इनको भी ये पता था कि स्कूल की दीवार जो है वो कभी भी ढह सकती है। इन्होंने कहा मैं मार्च 2024 में इस स्कूल में कार्यरत हूं, मतलब खुद स्पष्टीकरण दे रहा है दोषी व्यक्ति। हमने स्टाफ को गेट के पास खड़ा कर रखा था कि स्कूल के किसी भी बच्चे को गेट के पास नहीं जाने दें, लेकिन बाहर का कोई बच्चा आया और अचानक यह हादसा हो गया। मतलब ये कह रहे हैं कि हमने स्टाफ को गेट पर खड़ा कर रखा था। मतलब आप उस जर्जर अवस्था के बारे में जानकारी रखते थे, आपको ये पता था कि कभी भी ये गेट जो है वो गिर सकता है, कभी भी ये पिलर गिर सकता है, तो वहां पर स्टाफ को खड़ा करके क्या आप उसकी भी जान लेना चाहते थे? आप एक सरकारी टीचर हैं और सरकारी टीचर को जो तनख्वाह मिलती है वो गवर्नमेंट के टैक्स से मिलती है और गवर्नमेंट का टैक्स जनता भरती है। अगर आप स्कूल के प्रिंसिपल थे तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी ये थी कि अगर वहां पर पिलर टूट रहा है तो आप अपने जो सहयोगी गण हैं उनको इकट्ठा करते, वहां पर अपने अपने वेतन में से कुछ पैसा इकट्ठा करके एक कारीगर या फिर कोई भी जो काम करने वाला है उसको लगाकर उसको ठीक करवाते। कम से कम इतनी नैतिक जिम्मेदारी आपकी बनती है। या फिर सरकार के बजट के लिए आप लोग रुके हुए थे या किसी हादसे का इंतजार कर रहे थे। तो मेन बात यह है कि ये जो प्रिंसिपल है इसको भी यहां से डिसमिस जो है वो कर देना चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल ने बताया उस बच्चे को बचाने के चक्कर में स्टाफ भी चोटिल हो गया। मतलब देखिए शब्द किस तरीके से प्रयोग किए गए उस प्रिंसिपल के द्वारा। और अशोक कुमार सैनी यानी कि सोनी, अशोक कुमार सोनी जो है आज वाकई में इस व्यक्ति की तारीफ करनी पड़ेगी जिसकी उम्र 40 साल है। यह व्यक्ति जैसे ही देखता है वहां पर उस पिलर की तरफ भागता है और जो ऊपर से पत्थर आया था उस पत्थर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन खुद टीचर ने यह बताया कि उसका वजन ज्यादा था इसलिए मैं उस पत्थर को नहीं पकड़ पाया और वो पत्थर जो था वो नीचे आकर गिरा। मैंने भरपूर कोशिश की उस बच्चे को बचाने की, लेकिन मैं बचा नहीं पाया क्योंकि पत्थर बहुत भारी था। इसी दौरान अशोक कुमार सोनी के सिर में चोट लगती है और वहां पर उनके टांके आते हैं। इनका पैर और हाथ जो है फ्रैक्चर हो जाता है, पूर्ण रूप से ये घायल हो जाते हैं। मतलब इनके जो हिम्मत है उसकी दाद देनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, काफी अच्छा काम किया है। ग्रामीणों को बताया गया कि सीबीईओ और पीईओ में भी जानकारी दी थी। स्कूल के करीब 12 कमरों में
2-3 जर्जर हालत में है, उन जर्जर कमरों को लॉक किया हुआ है। मतलब प्रिंसिपल ने यह कहा कि जिन कमरों की हालत खराब थी हमने उनको लॉक कर दिया, लेकिन सुधरवाया नहीं। आपको जो सैलरी मिलती है, प्रिंसिपल की सैलरी लगभग 1 लाख के आसपास में होगी। अगर आप अपनी सैलरी में से 5-5 हजार सभी अध्यापक गण अगर इकट्ठा करते और स्कूल को दुरुस्त करते तो वो स्कूल जो है कभी उसका यानी कि हादसे का शिकार नहीं बनती। लेकिन नहीं, आपकी सैलरी में से 1 रुपया भी जो है वो इधर उधर नहीं होना चाहिए। जब आप बात करते हैं, जब आप लोग बैठते हैं तो शिक्षा के स्तर को किस तरीके से बढ़ाया जाए इसके बारे में बात नहीं करते हैं। आपका इंक्रीमेंट कब लगेगा, आपकी सीएल कितनी बाकी है, आपकी पीएल कितनी बाकी है, केवल इस बारे में ही आप लोग बात करते हैं। इसके अलावा आपके पास में कोई टॉपिक नहीं है कि आज आखिरकार एजुकेशनल ग्रोथ जो है वो किस तरीके से हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग रिपोर्ट्स की। रिपोर्ट जो कि हाल ही में यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस इनके द्वारा जारी की गई, जो कि एजुकेशनल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आती है, इन्हीं के रिपोर्ट्स की हम लोग बात करेंगे। जिन स्कूलों की शुरुआत में हमने बात की थी कि भारत के अंदर लगभग 14.5 लाख स्कूल काम कर रहे हैं, जिनमें 1 करोड़ शिक्षक काम कर रहे हैं, और उनमें से गवर्नमेंट स्कूल्स हैं लगभग 10 लाख के आसपास। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 4 लाख प्राइवेट स्कूल्स हैं। लेकिन आज बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ना पसंद करता है, गवर्नमेंट स्कूल में केवल मजबूरी के अंदर ही कोई विद्यार्थी जाता है। अन्यथा जब भी कोई माता पिता अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में भेजता है तो अपनी छाती पर पत्थर रख के भेजता है कि यार मेरी क्षमता नहीं है, इसलिए मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा हूं। मतलब गरीबों की स्कूल मानी जाती है सरकारी स्कूल, क्योंकि उनका जो पैसा है वो आज सरकारी शिक्षकों के जेब में जाता है और सरकार के जो नेता हैं वो उनको खाते हैं। चलिए, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट यानी कि रिपोर्ट जारी हुई, उसमें आप ध्यान से सुनिएगा आप लोग। अब हम लोग फैक्ट की बात करेंगे। हमारे स्कूल के अंदर 14.5 लाख स्कूलें हैं, जैसा कि मैंने बताया। उनमें से 6000 स्कूलें ऐसे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर जिनकी प्रॉपर बिल्डिंग नहीं है और उनके अंदर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दुरुस्त नहीं है। तो विदाउट बेसिक शेल्टर जो है वो 6000 स्कूलें रन कर रही हैं। ठीक है, 57.2% ऑफ इंडिया स्कूल्स हैव फंक्शनल कंप्यूटर, मतलब 57.2% ही स्कूल्स ऐसे हैं जिनके पास में फंक्शनल कंप्यूटर रखे हुए हैं। मतलब कंप्यूटर है तो सही सभी स्कूलों में, लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। केवल 57% स्कूल्स के अंदर वो काम कर रहे हैं। बाकी जो 40% स्कूल्स हैं उनके अंदर कंप्यूटर काम नहीं कर रहे हैं। मतलब बजट तो इनके पास में आया है, कंप्यूटर खरीदा गया है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, मतलब मरम्मत की वो मांग कर रहा है। फिर 53.9% हैव इंटरनेट एक्सेस, मतलब 53% जो कंप्यूटर है उनके अंदर इंटरनेट है, बाकी में इंटरनेट नहीं है। आज हम लोग डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं ना, डिजिटल लिटरेसी की बात कर रहे हैं, हम लोग यूपीआई की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पर हालत कुछ और है। अ शॉकिंग 52.3% लैक रैंप विथ हैंड रेल्स, मतलब जो डिसेबल्ड पर्संस होते हैं उनको किसी भी स्थान पर जाने के लिए एक जो है हैंडरेल की जरूरत पड़ती है, एक सहारे की जरूरत पड़ती है, लेकिन वहां पर यह भी सुविधा जो है वो नहीं है। खासतौर पर आउट ऑफ इंडिया 10.17 लाख गवर्नमेंट स्कूल, भारत के अंदर लगभग 10.25 लाख गवर्नमेंट स्कूल हैं, ओनली 33.2% हैव डिसेबल फ्रेंडली टॉयलेट्स, मतलब 10 लाख स्कूलों में से महज और महज 3 लाख स्कूल्स जो हैं उनके पास में जो डिसेबल फ्रेंडली टॉयलेट्स हैं, मतलब जो डिसेबल्ड पर्सन हैं, डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं, वो टॉयलेट में जाते हैं तो उनको सहारे की जरूरत पड़ती है। लेकिन 10 लाख स्कूलों में से 3 लाख स्कूलों के अंदर ये फैसिलिटी है। एंड ऑफ दिस जस्ट 30.6% आर फंक्शनल, इनमें से भी मतलब 3 लाख में से भी केवल 30% जो है वही काम करते हैं। तो 3 लाख में से केवल 30% ही जो है वो ही फंक्शनल है, बाकी सब जो है वो खराब पड़े हैं। अब देखिए बजट के बारे में हम लोग बात करते हैं। इंडियाज एजुकेशन बजट हैज ग्रोन, मतलब इंडिया का जो एजुकेशनल बजट है वो लगातार जो है ग्रो कर रहा है और पिछले 5 सालों के अंदर ये जो बढ़कर है वो लगभग 1,28,000 लाख करोड़ हो चुका है। आप लोग समझ सकते हैं कि 1.25 लाख करोड़ जो है वो इतना बजट है। कोरोना के अंदर 10 लाख करोड़ रुपए पूरे भारत के लिए, भारत की जनता के लिए जारी किए गए थे सरकार के द्वारा। आप लोग सोच सकते हैं कि हर साल 7.8% जो पैसा आता है वो कहां पर खर्च होता है? एजुकेशनल डिपार्टमेंट के ऊपर खर्च होता है, स्कूल्स के अंदर खर्च होता है। द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन अलोंग रिसीव 78,000 करोड़। आप देखिए कि एक एजुकेशनल स्कूल जो है उनको हर साल 78,000 करोड़ रुपए मिलते हैं, मतलब सारी स्कूलों को मिलाकर 78,572 करोड़ रुपए जो है उनके ऊपर खर्च किए जाते हैं। मतलब पैसा बहुत है इनके पास में, कमी नहीं है पैसे की। एक बच्चे के ऊपर पैसा कितना खर्च होता है? 2013-14 की बात करें
तो हर बच्चे के ऊपर 10,780 रुपए खर्च हो रहे थे, जो कि 2021-22 में बढ़कर 25,043 रुपए खर्च हो रहे हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि एक बच्चे के ऊपर हर साल केवल और केवल पढ़ाने के अंदर 25,000 रुपए खर्च हो रहे हैं। अभी खर्चा कहां पर हो रहा है? टीचर्स की सैलरी के अंदर। क्यों? क्योंकि उनको तनख्वाह मिलती है 1-1 लाख, 1.5 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है, और वहां पर जाकर वो केवल और केवल चना खाते हैं। जिस समय झालावाड़ की घटना हुई थी, वहां पर टीचर बाहर बैठकर पोहे खा रहे थे। आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो पैसा है जो दिन ब दिन बच्चों के ऊपर खर्च हो रहा है, ये बच्चों के ऊपर नहीं, उन टीचर्स के ऊपर खर्च हो रहा है। आज टीचर्स की सैलरी जो है उसमें कटौती करने की जरूरत है। बात यह है कि उनको यह कहा जाए कि आप लोग केवल एजुकेशन के ऊपर ध्यान दीजिए, जनगणना वाला काम करना आपका काम नहीं है। और ऊपर से अगर आपके पास में काम आता है तो साफ तौर पर आप खुद हड़ताल कीजिए कि हमारा काम पढ़ाने का है, जनसंख्या की गणना करने का नहीं है। और एक टीचर, जो टीचर्स की कम्युनिटी है, आज गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा वोट बैंक बन चुका है, क्योंकि जब वो ये गणना वगैरह करता है तो वो काफी अच्छे से लोगों को इन्फ्लुएंस भी करता है। और ये बात कटु सत्य है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कवरेज इन स्कूल्स जंप्ड फ्रॉम 53% टू 91.8%। मतलब इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है वो भी लगभग 90% के आसपास कवर होता है। और डेटा देखिए, अकॉर्डिंग टू, मतलब यही रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, आउट ऑफ 94 स्टूडेंट इन द पीपलोदी स्टूडेंट, अभी जो झालावाड़ की घटना हुई उसमें कुल 94 स्टूडेंट्स ही थे, ज्यादा विद्यार्थी नहीं थे। उनमें से 78 जो थे वो शेड्यूल ट्राइब से थे, एसटी से थे, 5 जो है वो शेड्यूल कास्ट से थे, और 11 जो है वो अदर बैकवर्ड क्लास से थे। एक भी स्टूडेंट जनरल कैटेगरी का नहीं था। क्या ये ताज्जुब की बात नहीं है? एक भी स्टूडेंट जनरल कैटेगरी का नहीं था। अब आप लोग कहेंगे कि सर वहां पर तो सहरिया जनजाति के लोग रहते हैं, तो सहरिया जनजाति के लोग रहते हैं, आपकी बात मान ली, लेकिन क्या वहां पर जनरल का पढ़ने वाला एक भी व्यक्ति नहीं है? क्यों नहीं है पता है आप लोगों को? आज जब यूपीएससी का रिजल्ट आता है, आज जब आरएस का रिजल्ट आता है, तो वहां पर मैक्सिमम सिलेक्शन जनरल कैटेगरी से होते हैं। और वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो सभी लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। अगर वो सरकारी स्कूल में पढ़े होते तो आज रिजल्ट जो है वो यूपीएससी के अंदर और आरएस के अंदर सबसे ज्यादा सिलेक्शन जनरल कैटेगरी का नहीं हो पाता। The study revealed that only 54.2% of schools had anti-skid floor। मतलब ये उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है कि वहां पर एंटी स्किड फ्लोरिंग, मतलब बच्चे जो हैं वो फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, तो अच्छे से फ्लोरिंग नहीं की गई है। 54% स्कूलों के अंदर कोई फायर सेफ्टी नहीं है। द सिचुएशन हैज बेयरली इंप्रूव टुडे, ओवर 2.4 लाख स्कूल्स डोंट हैव लाइब्रेरी। मतलब जहां पर शिक्षा दी जाती है वहां पर ही उनके पास में लाइब्रेरी नहीं है। आज भारत के 14 लाख स्कूल जो बताई जा रही है उनमें से 2.4 लाख जो स्कूल है वहां पर लाइब्रेरी नहीं है, एंड 9.47 स्कूल्स लैक फंक्शनल कंप्यूटर फैसिलिटीज। लगभग 10 लाख स्कूलों के अंदर कंप्यूटर की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। मतलब ये डेटा जो है आप लोग देख रहे हैं, जहां पर हम लोग डिजिटल लिटरेसी की बात करते हैं तो बच्चा जो है वो शुरुआत से ही सीखता है डिजिटल लिटरेसी को, लेकिन बाद में हम लोग क्या करते हैं कि यार इसको यूपीआई नहीं आता है, इसको कंप्यूटर नहीं आता है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला जो बच्चा है वो कंप्यूटर नहीं सीख पाता है। आज जब वो गूगल के ऊपर कुछ चीज सर्च करता है तो समझ में नहीं आता है उसको इंग्लिश के अंदर कि यार ये क्या लिखा हुआ है। ये वास्तविकता है। जबकि जो प्राइवेट स्कूल के अंदर इंग्लिश मीडियम में जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है वो झटाक से उसको पढ़ लेता है, क्योंकि उसकी स्कूलिंग उसी तरीके से हुई है। आज अगर सरकारी स्कूलों की हालत है तो उसके लिए जिम्मेदार शिक्षक भी है और ये नेतागण भी हैं जो ठीक से पढ़ा नहीं रहे हैं और ठीक से पढ़वा नहीं रहे हैं। आज स्कूल देखिए, प्राइवेट स्कूल के अंदर आराम से हर चीज जो है अपने जगह पर अवेलेबल होती है, डिजिटल बोर्ड्स वगैरह सब कुछ होते हैं। लेकिन आज मुझे बताइए कि सरकारी स्कूलों के जो डिजिटल बोर्ड दिए गए थे उनके ऊपर टीचर्स पढ़ाते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पढ़ाना आता नहीं है, उसके ऊपर उनको लिखते हुए बड़ा परेशानी होती है। और सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं वो जर्जर अवस्था में रहते हैं। आज जो एनुअल फंक्शन होते हैं प्राइवेट स्कूल के अंदर, वहां पर नेता भाषण देने के लिए पहुंच जाता है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ये कर दिया। लेकिन जब गवर्नमेंट स्कूल के अंदर कुछ करने की बात आती है नेता वहां नहीं पहुंचता, क्योंकि उसको पता है कि गवर्नमेंट स्कूल वाला उसके लिए कोई इंतजाम नहीं करेगा। जबकि प्राइवेट स्कूल की जब एनुअल फंक्शन होगी तो वहां पर उसको माला पहनाई जाएगी, उसका स्वागत होगा, उसकी फोटोग्राफ्स ली जाएंगी। इसलिए वो वहां पर जाता है और अपनी होशियारी झाड़ता है ताकि उसकी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको आगे बढ़ाई जा सके। और कोई इसके पीछे कारण नहीं है। जबकि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर कभी देखा है एनुअल फंक्शन होते हुए? होता भी होगा तो सामने दरी बिछा दी गई, 2 स्पीकर रख दिए गए और बस हो गया एनुअल फंक्शन। यही होता है वहां पर। आप लोगों की क्या राय है? मैं आप लोगों के कमेंट का इंतजार करूंगा। आज जो राजस्थान के अंदर जो कुछ भी चल रहा है एजुकेशन सिस्टम के बारे में वो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलता हूं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। अगर आपके पास में कोई टॉपिक हो तो मैं जरूर उसके ऊपर सेशन लेके आऊंगा।
कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।